हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार एग्जामपुर पे। दिस इज योगेश शर्मा, आप सभी का आज की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूं कि आपका दिवाली का त्योहार बहुत ही शानदार तरीके से बीता होगा। और आज की क्लास एक और शानदार क्लास केमिस्ट्री के नाम, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ शानदार कंसेप्ट जो कि केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। बहुत ही अच्छे तरीके से आज की क्लास में पार्टिसिपेट कीजिएगा स्टूडेंट, और आज की क्लास के बहुत ही शानदार नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि आज की क्लास आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ला सकती है जब आप केमिस्ट्री को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और केमिस्ट्री के कुछ खास कंसेप्ट्स को एक बार देख रहे हैं जो कि आपके एग्जाम का हिस्सा बनती है। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं चाहूंगा कि अगर आज आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एग्जामपुर टीचिंग स्कूल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक हर बार मिलती रहे। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि स्टूडेंट, इन तरह की जो क्लासेस हैं आपकी, जैसे कल की क्लास में और लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस केमिस्ट्री के पढ़े थे। आज की क्लास में जैसे हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देख रहे हैं केमिस्ट्री के, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं और आपको बहुत मदद देगी इन सभी बातों को समझने में। तो बात कर लेते हैं स्टूडेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आ जाते हैं जो कि केमिस्ट्री के बन जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शानदार कंसेप्ट्स हैं जहां से प्रश्न बन जाते हैं। स्टूडेंट ज्यादातर कंसेप्ट्स को आज की क्लास में कवर अप करेंगे और देखेंगे किस किस तरह के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको केमिस्ट्री से क्लियर होने चाहिए, और इनके छोटे छोटे क्रिस्पी जैसे होते हैं ना, नोट्स बना लीजिएगा बहुत ही शानदार तरीके से, ताकि आप ये सारी की सारी बातों को लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सके। तो स्टूडेंट, सबसे पहला कंसेप्ट हम यहां पर उठाते हैं एक बहुत ही शानदार प्रोसेस का, जिसका नाम है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट हमें पता होना चाहिए किसका, रबर का। कंसेप्ट बन जाता है स्टूडेंट रबर से रिलेटेड कुछ शानदार कंसेप्ट्स बन जाते हैं। कि सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि आप रबर को अगर बना रहे हैं, अगर आप रबर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसे आप किस नाम से जानेंगे? क्या पूछ लेते हैं? प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रबर। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रबर को बनाने की विधि को क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रबर आपसे पूछ लेते हैं। रबर को बनाने की विधि को क्या कहा जाता है? क्या पूछ लेते हैं? रबर को बनाने की विधि का नाम। रबर को बनाने की विधि कौन सी है? कौन सा प्रोसेस है जिससे रबर को बनाया जाता है? तो स्टूडेंट, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि उस प्रक्रिया का नाम वल्कनाइजेशन है। उस प्रोसेस का नाम वल्कनीकरण है। वल्कनीकरण वो प्रक्रिया है जिसकी मदद से रबर को तैयार किया जाता है। कौन सी प्रोसेस है भाई? वल्कनीकरण। इसे हम वल्कनाइजेशन कहते हैं। इसे हम वल्कनाइजेशन कहते हैं। तो वल्कनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसकी मदद से रबर को तैयार किया जाता है। एंड स्टूडेंट, जब रबर को हम वल्कनीकरण की प्रक्रिया की मदद से तैयार करते हैं, मान के चलते कि हमारे पास प्राकृतिक रबर है, नेचुरल रबर है, और अब हमें सिंथेटिक रबर बनानी है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो कृत्रिम रबर होती है वो थोड़ी सी इलास्टिक होती है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो नेचुरल रबर से जब हम सिंथेटिक रबर बनाते हैं, जब हम कृत्रिम रबर बनाते हैं, तो स्टूडेंट उसमें हम एक तत्व डालते हैं, उसमें एक एलिमेंट डाला जाता है। उस एलिमेंट का नाम आपसे पूछ लेते हैं, वो कौन सा है? तो स्टूडेंट, वो बनता है सल्फर। पूछ लेते हैं रबर को बनाने के लिए उसमें कौन सा तत्व डाला जाता है? तो स्टूडेंट, आंसर आएगा सल्फर। कौन सा तत्व डालते हैं? सल्फर डालते हैं। पूछ लिया जाता है भाई कितने परसेंट डालते हैं, कितने परसेंट सल्फर मिलाया जाता है? तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि सल्फर मिलाते हैं लगभग 3 से 5%। कितने परसेंट मिलाते हैं? लगभग 3 से 5% इसमें सल्फर मिलाया जाता है। तो प्राकृतिक रबर में अगर मैं आपसे बात कर लूं कितने परसेंट सल्फर मिलाते हैं, तो आंसर आता है लगभग 3 से 5% सल्फर मिलाते हैं, ताकि कृत्रिम रबर की मैन्युफैक्चरिंग की जा सके, सो दैट सिंथेटिक रबर कैन बी ऑब्टेन्ड। और इस प्रोसेस को जिससे रबर को तैयार किया जाता है, इसे वल्कनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वल्कनीकरण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। पहला प्रोसेस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट वी कॉल एज वल्कनाइजेशन प्रोसेस, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में जनरली देखा जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टूडेंट लेदर से संबंधित।
लेदर इंडस्ट्री से क्वेश्चन आ जाता है। लेदर के बारे में पूछ लेते हैं। लेदर इंडस्ट्री, आपको पता है अगर हम लेदर के बारे में बात करें तो लेदर के आपके जो शू वगैरह होते हैं उनका भी निर्माण लेदर से किया जाता है। फिर आपकी जो बेसिकली बेल्ट्स हो जाती हैं उनका भी निर्माण लेदर का किया जाता है। और लेदर इंडस्ट्री भी आपकी काफी बूमिंग इंडस्ट्री है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि लेदर की बनती है। तो पूछ लेते हैं कि जो लेदर होता है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, उसका मुख्य अवयव क्या होता है। लेदर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मुख्य अवयव क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। लेदर में मुख्य रूप से क्या मतलब उपस्थित होता है, व्हाट इज ऑल अबाउट लेदर। अगर हम लेदर देख लें तो लेदर का, चमड़े का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या बन जाता है, पूछ लेते हैं। चमड़ा, लेदर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो आंसर बनता है टेनिन। क्या बनता है, टेनिन। तो चमड़े का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आपका क्या बनता है, तो आंसर बनेगा टेनिन। क्या बनेगा, टेनिन। तो टेनिन, चमड़ा के बारे में बात करें तो उसका एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाता है। फिर आपसे किसके बारे में पूछ लेते हैं भाई, क्वेश्चन आ जाता है इसके बाद रिलेटेड टू कांच। ग्लास से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, कांच से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम कांच के बारे में बात कर रहे हैं तो जो कांच होता है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। भाई कांच को बनाना है तो कांच का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पता होना चाहिए। जैसे लेदर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमें पता है, वैसे ही अगर मैं कांच के बारे में बात करूं तो कांच में मुख्य तौर पर क्या पाया जाता है, तो कांच का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट अगर आपसे पूछ ले, मुख्य अवयव आपसे पूछ ले, तो कांच का मुख्य अवयव, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, मुख्य अवयव के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो सिलिका है। वो आपका सिलिका बनता है। क्या बनता है, सिलिका बनता है। कांच का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या बनता है भाई, सिलिका बनता है। इसे मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांच का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट सिलिका होता है। सिलिका क्या होता है अगर मैं आपसे पूछ लूं तो स्टूडेंट, सिलिका होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये होता है SiO2। ये होता है भाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसे हम कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इतनी सी बात है स्टूडेंट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कांच का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। कांच के बारे में बात करें तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कांच को कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। इसे याद रखना है, अति शीतलित द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, अति शीतलित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या कहा जाता है भाई, इसे कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। इसे कहा जाता है अति शीतलित द्रव। क्या कहते हैं, अति शीतलित द्रव। और कांच का मुख्य घटक सिलिका है। कांच का मुख्य घटक सिलिका है, जिसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है भाई SiO2। क्या होता है, SiO2। और कांच एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, अति शीतलित द्रव है। चमड़े का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट टेनिन होता है। क्या होता है, टेनिन होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। पूछ लिया जाता है उर्वरक के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में पूछ लेते हैं, उर्वरक के बारे में पूछ लेते हैं कि उर्वरक में मेजर तत्व कौन कौन से होने चाहिए। जरा एक बार बताएंगे, उर्वरक के अंदर मेजर तत्व कौन कौन से होने चाहिए। मतलब अगर हम फर्टिलाइजर्स के बारे में बात कर रहे हैं और हमें सॉइल की फर्टिलिटी सुधारनी है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करना है, तो सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए उसमें हम क्या क्या मिला सकते हैं। भूमि को उपजाऊ बनाना है, भूमि को स्टूडेंट उपजाऊ बनाना है, सॉइल को, मिट्टी को उपजाऊ बनाना है, फर्टाइल बनाना है। तो उपजाऊ बनाने के लिए कौन से उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे, कौन से उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट। तो आपने एक फर्टिलाइजर का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, इसका नाम है भाई NPK। इसका नाम है भाई NPK। क्या नाम है इसका भाई, NPK। NPK क्या होता है,
तो भैया इसमें 3 तत्व शामिल हैं। बता दो कौन कौन से, इसमें 3 तत्व शामिल हैं, जल्दी से बता दो कौन कौन से तत्व इसमें शामिल हैं, एक बार बता दो जल्दी से। बता दो कौन कौन से तत्व शामिल है एनपीके में। तो आपको पता है एनपीके इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन, इट्स ऑल अबाउट फॉस्फोरस एंड इट्स ऑल अबाउट पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम तीनों तत्वों को आपस में अगर हम देख लें तो ये फर्टिलाइजर्स बन जाते हैं। क्या क्या मिला के? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम तीनों को मिला दीजिए, एक फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा आपका। और सबसे ज्यादा प्लांट की ग्रोथ के लिए किसकी जरूरत है? तो आपको पता है नाइट्रोजन। आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। पौधों के विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। पौधों के विकास में सबसे बड़ा रोल प्लेयर, पौधों के विकास में सबसे ज्यादा जरूरी नाइट्रोजन है। पौधों की ग्रोथ में, पौधों के विकास में नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पौधों के विकास में नाइट्रोजन हैज इट्स ओन चार्म, नाइट्रोजन हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा एक फर्टिलाइजर के बारे में जिसका नाम है एनपीके। इसमें 3 तत्व मिट्टी में मिलाए जाते हैं स्टूडेंट, दैट इज नाइट्रोजन, phosphorus and potassium. And student, as far as nitrogen is concerned, you all know that nitrogen is most important for the plant growth. पौधों के विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक नाइट्रोजन है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, सारे कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये सारे कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपसे कांच का क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपसे लेदर इंडस्ट्री का क्वेश्चन पूछ ले, चाहे आपसे उर्वरक का क्वेश्चन पूछ लिया जाए या रबर के बारे में जिक्र कर दिया जाए, ये सारी बातें आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं 5th पॉइंट की ओर। 5वां पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट, बात करेंगे गन पाउडर के बारे में। बात हो जाती है बारूद के बारे में। किसके बारे में? बारूद के बारे में, कि बारूद में क्या क्या मिलाते हैं, गन पाउडर कैसे बनाते हैं, बारूद कैसे तैयार किया जाता है, गन पाउडर का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले बता दूं कि गन पाउडर के जो डिस्कवरर है, इनके जो खोज करता है डिस्कवरर, उनका नाम है रॉजर बेकन। रॉजर बैंकन ने इनका आविष्कार किया है गन पाउडर का। अगर हम बात करें तो इन्हें क्रेडिट दिया जाता है गन पाउडर के आविष्कार के लिए। और गन पाउडर के निर्माण में 3 चीजें मिलाई जाती है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलाए जाते हैं, मतलब इसके 3 मुख्य अवयव बन जाते हैं। इसके 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन जाते हैं, आप ये कह लीजिए अवयव बन जाते हैं। इसके मेजर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है भाई, 3 अवयव हैं जो इसमें मिलाए जाते हैं। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट KNO3, जिसे कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। फिर बन जाता है स्टूडेंट चारकोल। क्या बन जाता है? चारकोल। चारकोल बन जाता है। और आप सभी जानते हैं चारकोल कार्बन का एक रूप है। चारकोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का एक रूप है, कार्बन का रूप हम इसे कहते हैं। और फिर बन जाता है स्टूडेंट आपका, इसमें मिलाते हैं सल्फर। क्या मिलाते हैं? सल्फर। तीनों को मिक्स करते हैं भाई, तीनों को मिक्स करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एंड सल्फर, तीनों को मिक्स करके बारूद का निर्माण करते हैं।
और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बारूद में सबसे ज्यादा क्या मिलाते हैं, तो लिख लीजिएगा बारूद में सबसे ज्यादा पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तो बारूद का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पोटेशियम नाइट्रेट है, यहां पर लिख लीजिएगा मुख्य अवयव है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आपको बारूद बनाना है तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट उसका क्या बनता है भाई, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो सिंपल सी बात कर रहे हैं, बारूद के निर्माण में 3 पदार्थों को आपस में मिक्स करते हैं। पहला रहता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3, फिर मिक्स करते हैं स्टूडेंट चारकोल विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, और साथ में मिलाते हैं सल्फर। क्या मिलाते हैं, सल्फर। मुख्य अवयव मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आपका पोटेशियम नाइट्रेट रहता है। क्या रहता है, पोटेशियम नाइट्रेट रहता है। और अगर आपसे पूछ ले कि गन पाउडर का आविष्कार किसने किया, तो आंसर बनेगा रॉजर बैंकन। क्या बनेगा, रॉजर बैंकन को क्रेडिट दिया जाता है गन पाउडर के आविष्कार के लिए। ठीक है, गन पाउडर के आविष्कारक कौन है, तो बनता है रॉजर बैंकन। ठीक है, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए लेकर आते हैं, 6th पॉइंट की डिस्कशन करते हैं। बात करते हैं अगर आपका मन करे कि सीमेंट बनानी है तो सीमेंट कैसे बनेगी। तो अगर आपका मन करे आज कुछ तूफानी करते हैं और आपने सोचा चलो सीमेंट ही बना लें, तो सीमेंट का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले बता दें कि सीमेंट के आविष्कारक कौन है, सीमेंट की खोज किसने की। तो इसके आविष्कारक का नाम जोसेफ ऑस्पेडिन है, लिख लीजिएगा। सीमेंट के आविष्कारक हैं जोसेफ ऑस्पेडिन, जोसेफ ऑस्पेडिन। अच्छा, एग्जाम में चाहे सीमेंट लिख दे या बात कर ले पोर्टलैंड सीमेंट की, बात एक ही है। मतलब अगर कंफ्यूजन के लिए सीमेंट की जगह पोर्टलैंड सीमेंट लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। पोर्टलैंड सीमेंट का मतलब भी एक ही चीज होता है, इसी को सीमेंट कहते हैं, इसी को पोर्टलैंड सीमेंट कह देते हैं। अब आता है कि सीमेंट अगर बनानी है तो उसमें क्या क्या मिलाएं, सीमेंट बनाने के लिए उसमें क्या क्या मिलाएं। तो सबसे पहला मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट सीमेंट बनाने के लिए स्टूडेंट उसमें मिलाया जाता है चूना पत्थर। क्या मिलाते हैं, चूना पत्थर मिलाते हैं, लाइमस्टोन मिलाते हैं। चूना पत्थर आप सभी जानते हैं CaCO3 होता है, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, इसी को चौक कहते हैं, इसी को मार्बल कहते हैं। और क्या मिलाएं, तो और मिलाते हैं एल्यूमिना। क्या मिलाते हैं, एल्यूमिना। ये होता है Al2O3, इसे कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और क्या मिलाएं भाई, जिप्सम मिलाएं। हमने पढ़ा था जिप्सम के समय पे कि जिप्सम सीमेंट में इस्तेमाल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट को रिटार्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो सीमेंट के एक्शन को रिटार्ड करने के लिए आप सभी जानते हैं उसमें क्या मिलाते हैं, उसमें मिलाते हैं जिप्सम। क्या मिलाते हैं उसमें, जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम का भी फॉर्मूला आपको पता है CaSO4.2H2O होता है, CaSO4.2H2O होता है। और क्या मिलाएं, तो साथ में इन सब के बाद साथ में मिलाते हैं सिलिका। क्या मिलाते हैं, सिलिका। सिलिका क्या होता है, तो सिलिका होता है SiO2, इसे कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सिंपल सी बात कर रहे हैं भाई, सीमेंट बनानी है, इसी को कहते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो उसमें क्या क्या मिलाएं भाई, ये सारा मिला दो। चूना पत्थर मिला दो, एल्यूमिना मिला दो, जिप्सम मिला दो और सिलिका मिला दो। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलाएं, तो चूना पत्थर लगाओ। सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलाएं, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलाएं, तो सबसे ज्यादा मात्रा में मिला दीजिए चूना पत्थर। क्या मिला दीजिए, चूना पत्थर। चूना पत्थर डाला जाता है भाई मैक्सिमम अमाउंट में, सबसे ज्यादा मात्रा में मिला दो चूना पत्थर। क्या मिला दो, चूना पत्थर मिला दो। और मिनिमम अमाउंट में क्या डालो, तो मिनिमम अमाउंट में डालो सिलिका। मिनिमम अमाउंट में डालो क्या, सिलिका।
ठीक है, ये सारी बातें नोट कर लो फटाफट। कितना टाइम हो गया? हैं? इतना कुछ पढ़ा दिया 20 मिनट। ठीक है स्टूडेंट, चलेगा। आगे चलते हैं 7th पॉइंट की ओर। आगे चलते हैं स्टूडेंट, अगर सीमेंट बना ली है तो आगे चलेंगे 7th पॉइंट की ओर। एक और खास बात है जो आपको पता होना चाहिए, और आपको यह पता भी है कि अगर आपसे पूछ ले कि माचिस की तिल्ली के सिर पर क्या पाया जाता है, पूछा जाता है मैचस्टिक हेड कंटेन्स विच एलिमेंट, मैचस्टिक हेड कंटेन्स विच एलिमेंट, माचिस की तिल्ली के सिर पर क्या पाया जाता है, माचिस की तिल्ली के सिर पर क्या पाया जाता है, माचिस की तिल्ली के सिर पर क्या पाया जाता है। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा लाल फास्फोरस, आंसर बनेगा लाल फास्फोरस, आंसर बनेगा रेड फास्फोरस, आंसर क्या बनेगा लाल फास्फोरस। अच्छा कंसेप्ट है, पूछ लिया जाता है माचिस की तिल्ली के सिर पर क्या पाया जाता है, तो आंसर बनता है लाल फास्फोरस। मतलब ये सारी बातें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगता है कि ये सिंपल बातें हैं, बट ये कहीं ना कहीं जब एग्जाम में पूछ ली जाती है तो हम गलत कराते हैं। जैसे आपसे पूछ लेते हैं कि घड़ियां किसकी बनी हुई होती है। अगर हम बात कर लें क्लॉक्स के बारे में, तो घड़ी किसकी बनती है, घड़ी किसकी बनती है, तो आपको पता है कि क्लॉक्स भी जनरली लिखा होता है घड़ियों पर क्वार्ट्ज। क्या लिखते हैं, क्वार्ट्ज। आपने देखा है घड़ियों पे जनरली लिखा हुआ होता है क्वार्ट्ज। तो घड़ियां किसकी बनती है भाई, क्वार्ट्ज की बनती है। किसकी बनती है, क्वार्ट्ज की। घड़ियां किसकी बनती है, क्वार्ट्ज की बनती है। क्वार्ट्ज क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, क्वार्ट्ज होता है SiO2। क्वार्ट्ज होता है वही जो हमने कांच के लिए पढ़ा था। कांच का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट भी सिलिका ही होता है। कांच में भी मुख्यतः सिलिका पाया जाता है। और देख लो घड़ी भी किसकी बनती है, इसी सिलिका की बनती है। घड़ियां भी इसी सिलिका की बनती है। घड़ी भी किसकी बनती है भाई, इसी सिलिका की बनती है। इसी सिलिका से क्या बनती है भाई, घड़ी बनती है। तो घड़ी के लिए भी क्वार्ट्ज का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी को हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड या आप कह सकते हैं सिलिका के नाम से जानते हैं। इसी को हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर आप कह सकते हैं सिलिका के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। ये सारी की सारी बातें स्टूडेंट बहुत मैटर करती हैं और ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर है। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। ये सारे के सारे कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट, 9th पॉइंट का जिक्र करेंगे। 9th एक और शानदार पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। पूछ लिया जाता है स्टूडेंट एक शानदार कंसेप्ट जो कि हैवी वाटर से बनता है। हैवी वाटर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। भारी जल के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई भारी जल क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है। इसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है, इसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। इसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। और आप जानते हैं ड्यूटेरियम किसका आइसोटॉप है, ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है, तो आपको पता है ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ड्यूटेरियम इज एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। किसका समस्थानिक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दें तो क्या बन रहा है, तो बन रहा है भारी जल। क्या बन रहा है, भारी जल बन रहा है। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है कौन सा, ड्यूटेरियम।
इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है भाई D2O। क्या होता है? D2O। इसे कहते हैं भारी जल। क्या कहते हैं इसे? भारी जल। इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? एक बार कमेंट करके बताएंगे इसका प्रयोग कहां पर होता है, कहां पर भारी जल का इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करो, कहां पर भारी जल का इस्तेमाल होता है। भारी जल का यूज कहां पर होता है स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है भारी जल। इसकी डेंसिटी साधारण पानी की तुलना में ज्यादा होती है स्टूडेंट। इट्स डेंसिटी इज मोर देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी वाटर। साधारण पानी की तुलना में भारी जल का घनत्व ज्यादा होता है। क्या होता है स्टूडेंट? ज्यादा होता है। भारी जल का घनत्व साधारण पानी की तुलना में ज्यादा होता है। इतनी सी बात आपको समझनी है कि जो साधारण पानी होता है उसकी तुलना में भारी जल का घनत्व ज्यादा होता है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यह बात भी पता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो लिख लीजिएगा, भारी जल का इस्तेमाल कहां पर होता है? तो देखिएगा तेजी से न्यूट्रॉन्स आ रहे होते हैं। ये हैं आपके फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, मतलब तेजी से आते हुए न्यूट्रॉन। तेजी से आते हुए न्यूट्रॉन। ये क्या है? तेजी से आते हुए भाई न्यूट्रॉन्स। यहां पर होता है आपका नाभिकीय रिएक्टर। यह है आपका नाभिकीय रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर। अब हमें क्या करना है? इन तेजी से आते हुए न्यूट्रॉन की चाल को नियंत्रित करना है। टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की चाल को नियंत्रित करने के लिए, न्यूट्रॉन की चाल को नियंत्रित करने के लिए, न्यूट्रॉन की चाल को कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रॉन की चाल को नियंत्रित करने के लिए करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं किसका? भारी जल का। किसका इस्तेमाल होता है? भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। कब करते हैं? ताकि तेजी से आते हुए न्यूट्रॉन की चाल को नियंत्रित किया जा सके। टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। इतनी सी बात याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह, मध्यस्थ की तरह भारी जल का इस्तेमाल होता है। मध्यस्थ की तरह किसका इस्तेमाल होता है? भाई भारी जल का इस्तेमाल होता है ताकि ये जो तेजी से न्यूट्रॉन आ रहे हैं इनकी चाल को नियंत्रित किया जा सके। तो सिंपल सी बात कर रहे हैं, भारी जल का घनत्व साधारण पानी की तुलना में ज्यादा होता है। इसका फॉर्मूला D2O होता है। इसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। और अगर हम बात करें भारी जल के बारे में तो स्टूडेंट आपको पता है भारी जल का इस्तेमाल तेजी से आते हुए न्यूट्रॉन की चाल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है ताकि जो न्यूट्रॉन बहुत तेजी से आ रहे हैं उनकी जो स्पीड है उसे हम कंट्रोल कर सके। उनकी जो स्पीड है उसे हम क्या कर सके स्टूडेंट? कंट्रोल कर सके। आपको यह भी पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? मॉडरेटर के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं मॉडरेटर के बारे में न्यूक्लियर रिएक्टर में, अगर हम बात करें नाभिकीय रिएक्टर में मध्यस्थ के बारे में, तो नाभिकीय रिएक्टर में जो मध्यस्थ इस्तेमाल होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में जो मध्यस्थ इस्तेमाल होते हैं, जो मॉडरेटर इस्तेमाल होते हैं, उसमें दो नाम हमारे सामने आते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो मध्यस्थ नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल होते हैं, जो मॉडरेटर नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल होते हैं, उसमें दो नाम हमारे सामने आते हैं। एक तो अभी अभी हमने पढ़ा D2O का, जिसे हम हैवी वाटर कह रहे हैं, जिसे हम भारी जल के नाम से जानते हैं, जिसे हम भारी जल के नाम से जानते हैं, या फिर आप कह लीजिए इसे हम हैवी वाटर कहते हैं। जो दूसरा नाम सामने आता है वो आता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये भी आप बात याद रखेंगे। और ग्रेफाइट किसका रूप है? तो आपको पता है ये कार्बन का रूप है। इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ये किसका रूप है? ये कार्बन का रूप बनता है। तो स्टूडेंट इतनी सी बात आपको समझनी है कि दोनों इंपॉर्टेंट है।
चाहे हैवी वाटर आपसे पूछ ले, यानी कि भारी जल आपसे पूछ ले, या आपको ग्रेफाइट दे दे जो कि कार्बन का रूप है, दोनों का इस्तेमाल एक मॉडरेटर के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। जो नाभिकीय रिएक्टर्स होते हैं स्टूडेंट, उसमें हमें तेजी से आते हुए न्यूट्रॉन की चाल को नियंत्रित करना होता है। तो पूछ लिया जाए कि जो मॉडरेटर है वो कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल की जो चाल है उसे नियंत्रित कर रहा है, तो आंसर बनेगा क्या? आंसर बनेगा न्यूट्रॉन। हम चाहते हैं कि जो तेजी से भागते हुए न्यूट्रॉन आ रहे हैं उनकी चाल को हम नियंत्रित कर पाएं, और आपको पता है ये एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। बहुत तेजी से जो रिएक्शन है ये आपका कैरिड अप होता है। कहीं ना कहीं आप ये भी बात जानते हैं कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहीं पर मेंशन कर दीजिएगा कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट के बारे में एक खास बात कि ये विद्युत का सुचालक है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये कुचालक है या सुचालक है, तो जी से ग्रेफाइट, जी से गुड कंडक्टर। साथ ही साथ आपको पता है इसका इस्तेमाल लुब्रिकेंट की तरह भी किया जाता है। मशीनों में स्नेहक की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। मशीन में स्नेहक की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। मशीनों में स्नेहक की तरह, एक लुब्रिकेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मशीनों में स्नेहक की तरह भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है, और ये एक सुचालक भी है इलेक्ट्रिसिटी का, ये एक गुड कंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी का कंसिडर अप होता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल एक लुब्रिकेंट की तरह भी मशीनों में किया जाता है। और ये किसका रूप है? तो भैया ये कार्बन का रूप है। किसका रूप बनता है? कार्बन का रूप बनता है। आपको पता है डायमंड, ग्रेफाइट, फ्यूलरीन्स सभी आपके कार्बन के अपरूप कंसिडर होते हैं, तो ये भी कार्बन का ही एक अपरूप बनता है, कार्बन का ही एक फॉर्म बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं हैवी वाटर से जब क्वेश्चन आता है तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर है। आपको पता होना चाहिए किस किस तरह का कंसेप्ट यहां से पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक और खास कंसेप्ट है जो कि केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉमनली आपको यहां से भी क्वेश्चन आमतौर पे एग्जाम में देखा जाता है, बट जल्दी हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते। पूछ लिया जाता है सबसे जहरीली गैस कौन सी है? मोस्ट पॉइजनस गैस, सबसे जहरीली गैस, सबसे ज्यादा जहरीली गैस कौन सी है? सबसे ज्यादा जहरीली पॉइजनस गैस कौन सी है? सबसे ज्यादा जहरीली कौन सी गैस है? तो आंसर बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है? CO। आंसर बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे सबसे ज्यादा जहरीली गैस क्यों कहते हैं, बताएंगे जरा? इसे सबसे ज्यादा जहरीली गैस क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा जहरीली गैस है? क्यों कहा जाता है कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा जहरीली गैस है, मोस्ट पॉइजनस गैस है? भाई इसलिए कहते हैं इसे सबसे ज्यादा जहरीली गैस क्योंकि यह गैस सबसे जल्दी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है। क्योंकि यह गैस हीमोग्लोबिन के साथ सबसे जल्दी जुड़ती है। तो पूछ लिया जाता है कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ सबसे जल्दी जुड़ती है? गैस जो हीमोग्लोबिन के साथ, गैस जो हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ सबसे जल्दी जुड़ती है, सबसे जल्दी जुड़ती है, जल्दी जुड़ती है, वो गैस कौन सी है? तब भी आपका आंसर क्या आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए इसे सबसे ज्यादा जहरीली गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा जहरीली गैस। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा जहरीली गैस कौन सी है? आंसर बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ सबसे जल्दी जुड़ने की क्षमता रखती है। ठीक है, चलो, और ये कहां से रिलीज आउट होती है? तो आपको पता है तंबाकू से या फिर सिगरेट के धुएं में ये वाली गैस जो है वो मुख्यतः पाई जाती है। कहां पर? सिगरेट के धुएं में या फिर तंबाकू में। ठीक है, चलेगा। तो ये थे कुछ शानदार कंसेप्ट्स जो हमने केमिस्ट्री में आज यहां पर क्रिस्पी नोट्स के फॉर्मेट में डिस्कस करें। इन सबके अच्छे से नोट्स बना लेना, इन सबको तैयार कर लेना। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज की क्लास में इतना डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे कुछ शानदार और अन्य कंसेप्ट और मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।